माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सोनीपत के जिलाध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी। वो बुके से उनका स्वागत करेंगे और साथ में हमारे सभी अन्य जिलों से आए हुए जिलाध्यक्ष रहेंगे। जींद से जिलाध्यक्ष, रोहतक के और झज्जर के सभी जिलाध्यक्ष उनके साथ में रहेंगे। पानीपत के हमारे जिलाध्यक्ष जी उनके साथ में रहेंगे। भाई जसवीर जी बुके के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सभी पांचों जिला के जिलाध्यक्ष उनके साथ में रहेंगे जी। हमारे सारे जिलाध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी। वो विजय की प्रतीक गदा देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उनको विजय की पताका हाथ में ठहराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी गदा भेंट कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। यह विजय का और शक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही मैं अगले इसी स्वागत के क्रम में अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि वो लोई उठाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे नायाब हरियाणा के नायाब मुख्यमंत्री आदरणीय भाई श्री नायब सिंह सैनी जी को। वो आए और शब्दों के माध्यम से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, अपना संबोधन दें। धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के। मैं एक जोरदार जयकारे के साथ विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जयकारा लगाएंगे। भारत माता के। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज गोहाना की पावन भूमि पर पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है। आप हरियाणा के इस 2,80,00,000 लोगों के परिवार के सदस्य हैं, मार्गदर्शक भी हैं और मुखिया भी हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे एक बार फिर गोहाना की इस धरती से आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। मैं गोहाना की सरदारी और आपके पूरे हरियाणा परिवार जनों की ओर से आपको राम राम करता हूं। साथियों, आज माननीय पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन से हमें एक सूत्र
और संदेश दिया अंत्योदय का। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के चल रही है और हमने केवल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमने तो शुरुआत ही अंतिम व्यक्ति से की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 सालों में हरियाणा के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो विकास हुआ है वह डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। और डबल इंजन की ताकत क्या होती है, हरियाणा आज अच्छी तरह से जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया। हमने अपनी बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भाइयों संकल्प लिया है। आपने आयुष्मान भारत से गरीबों का मुफ्त इलाज दिया। हमने हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल को 200 बेड करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हर गरीब के जनधन खाते खुलवाए। हमने उन्हीं जनधन खातों में सीधे बुजुर्गों की पेंशन भेजना शुरू कर दिया है। आपने किसान को किसान सम्मान निधि दी ताकि वह अपनी फसल की बुआई और कटाई कर सके और हमने किसान की हर एक फसल के हर दाने को एमएसपी पर खरीदने का आपके आशीर्वाद से फैसला लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हरियाणा को सड़कें दी, नेशनल हाईवे दिए। हमने उन्हीं सड़कों पर गरीब को सफर करने के लिए 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का पास दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने गरीबों को राशन देने के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की है। हमने हरियाणा के हर एक वर्ग का घर बैठे राशन कार्ड बनवाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया। हमने हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरे हरियाणा में 31 नए महिला थाने खोले और जो पहले मात्र 2 हुआ करते थे। और बेटियों को पढ़ाने के लिए हमने हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया। आपने खेलो इंडिया की शुरुआत की और हरियाणा देश के लिए मेडल लाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह सब डबल इंजन की ताकत का कमाल है। यह कमल की सरकार का कमाल है जो हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बाहर निकाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में अब तीसरी पारी के संकल्प को लेकर के 20 संकल्प हमने लिए हैं, जिनमें बहनों को 2100 रुपए महीना से लेकर हर अग्निवीर को वापस आने पर सरकारी नौकरी देने का संकल्प हमारी ने लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जहां कांग्रेस के प्रत्याशी युवाओं के सपनों और भविष्य की नीलामी कर अपना घर भरने की बात कर रहे हैं और खुलेआम पर्ची खर्ची से नौकरी देने की का प्रचार कर रहे हैं, वहीं हमने संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 वर्षों में आपके दिशा निर्देश में हमारी सरकार ने 1,45,000 नौकरियां बिना पर्ची खर्ची से हरियाणा में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी तरह आने वाले समय में भी हमने 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के
रोजगार देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये गर्व है आज आप लोग यहाँ पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। आज मैं आपके सामने हरियाणा के अपने युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि नौकरी देने का हमारा पहला और अंतिम पैमाना बिना पर्ची एवं बिना खर्चे ही रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा में कांग्रेस अब केवल पार्टी नहीं दुकान हो गई है और हरियाणा ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की झूठ और भ्रष्टाचार की दुकान नहीं चलने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हरियाणा का नाम न हो। आज हरियाणा जीएसटी योगदान में आगे है, दुनिया की टॉप कंपनियों के निवेश की पहली पसंद इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, खेलों में आगे है, प्रति व्यक्ति आय में आगे है, तकनीकी में आगे है और तरक्की में भी आगे है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको 2,80,00,000 लोगों के अपने इस हरियाणा परिवार की ओर से ये भरोसा देता हूं, जिस तरह हरियाणा 10 सालों से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आगे डबल इंजन की ताकत से और गति से, तीव्र गति से ये दौड़ता रहेगा। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हरियाणा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए कि किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट का हुआ है। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाले कांग्रेस पार्टी और बापू बेटे से कुछ सवाल पूछे हुए चुनौती देता हूं कि वे इसका जवाब दें। आज भाजपा ने हरियाणा को सभी 24 फसलें आपके आशीर्वाद से एमएसपी पर खरीदने का भाइयों पहला राज्य देश का ये बना है। कांग्रेस बताए आपके 60-70 सालों में कितने किसानों की फसल आपने एमएसपी पर खरीदी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर मैं हरियाणा की इस पावन धरती पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका आप हमारा उत्साह बढ़ाने आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। खेलों वाले इस हरियाणा में सैनिकों, किसानों, जवानों और कमेरों कारखानों के हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए हम 2 जयकारे लगाएंगे। मोदी जी, थारा स्वागत से हरियाणा के सर्वदा वंदनीय, अभिनंदनीय भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज इस वीर भूमि हरियाणा के गोहाने में पहुंचने पर आपका सभी मंचासीन हमारे नेतागण, सज्जन वृंद और इस सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण एवं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे बुजुर्गों ने, भाई बहनों ने और नौजवान साथियों ने राम राम। सोनीपत की इस धरती से मैं देश के महान सपूत
सर छोटू राम जी को प्रणाम करता हूं। सर छोटू राम जी का जीवन किसानों और वंचितों के लिए समर्पित रहा। हरियाणा की लोक कला को समृद्ध करने वाले बाबा लक्ष्मी चंद जी को भी मैं नमन करता हूं। आज 25 सितंबर है। हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती भी है। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया, वो प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। उनकी प्रेरणा से भाजपा भारत को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है। मैं श्रद्धेय दीनदयाल जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा
कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आम्बेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। दलित और वंचित समाज को उद्योगों में अवसर देकर ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर माँ बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों,
भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। भाइयों और बहनों, कल रात को ही मैं अमेरिका से लौटा हूं। अमेरिका में मेरी मुलाकात दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वालों से हुई। जिन कंपनियों के सीईओ से मैं मिला, एक एक कंपनी लाखों करोड़ रुपए के कारोबार कम करती है। मैंने उन्हें भारत के नौजवानों के टैलेंट के बारे में बताया। साथियों, पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है। और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था। लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका में पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी, उन्होंने हरियाणा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे। यानी हरियाणा खड़ा कर दिया था उन्होंने। साथियों, आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। बेटे, आप बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, लेकिन ऐसे खड़े रहोगे तो थक जाओगे। आप मेरे लिए लाए हैं। चलिए, मैं मेरे एसपी जी को कहता हूं, वो आपसे वो फोटो ले लेंगे। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता पीछे लग देना। इतना बढ़िया चित्र बनाया है इस बेटे ने। साथियों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए, यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहां के नौजवानों को होगा, यहां के किसानों को होगा। आज हमारा ये हरियाणा
गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर बन रहा है। थैंक यू बेटा, मिल गया मुझे, मिल जाएगा, इनको दे दीजिए। हाँ, शाबाश। अब आराम से बैठो बेटा, देखिए गिरना मत। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन और करीब 20% कपड़े हरियाणा में ही बनते हैं। यहां खरखौदा में देखिए, भाजपा औद्योगिक शहर बना रही है। कोशिश यही है कि यहां के हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है कि ऐसे अनेक औद्योगिक शहर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। अभी मारुति का कारखाना लगना भी यहां तय हो गया है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े बड़े कारखाने यहां लगने वाले हैं। साथियों, मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं। बीते 3 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में लाखों नए रोजगार बने हैं। आज भारत में बनी चीजें हम उन देशों को भी बेच रहे हैं जहां से पहले हम मंगाया करते थे। अब आप देखिए कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए
बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। दलित और वंचित समाज को उद्योगों में अवसर देकर ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर मां बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। भाइयों और बहनों, कल रात को ही मैं अमेरिका से लौटा हूं। अमेरिका में मेरी मुलाकात दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वालों से हुई। जिन कंपनियों के सीईओ से मैं मिला, एक एक कंपनी लाखों करोड़ रुपए के कारोबार कम करती है। मैंने उन्हें भारत के नौजवानों के टैलेंट के बारे में बताया। साथियों, पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है। और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था। लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका में पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी,
उन्होंने हरियाणा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे। यानी हरियाणा खड़ा कर दिया था उन्होंने। साथियों, आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। बेटे, आप बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, लेकिन ऐसे खड़े रहोगे तो थक जाओगे। आप मेरे लिए लाए हैं। चलिए, मैं मेरे एसपी जी को कहता हूं, वो आपसे वो फोटो ले लेंगे। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता पीछे लिख देना। इतना बढ़िया चित्र बनाया है इस बेटे ने। साथियों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए, यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहां के नौजवानों को होगा, यहां के किसानों को होगा। आज हमारा ये हरियाणा गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर बन रहा है। थैंक यू बेटा, मिल गया मुझे, मिल जाएगा। इनको दे दीजिए। हाँ, शाबाश। अब आराम से बैठो बेटा, देखिए गिरना मत। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन और करीब 20% कपड़े हरियाणा में ही बनते हैं। यहां खरखौदा में देखिए, भाजपा औद्योगिक शहर बना रही है। कोशिश यही है कि यहां के हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है कि ऐसे अनेक औद्योगिक शहर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। अभी मारुति का कारखाना लगना भी यहां तय हो गया है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े बड़े कारखाने यहां लगने वाले हैं। साथियों, मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर
लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं। बीते 3 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में लाखों नए रोजगार बने हैं। आज भारत में बनी चीजें हम उन देशों को भी बेच रहे हैं जहां से पहले हम मंगाया करते थे। अब आप देखिए, भारत में बनी सुजुकी गाड़ियां, मूलतः वो कंपनी जापान की है। सुजुकी कंपनी गाड़ी अब यहां बनाती है और जापान वाले भारत से वो गाड़ी मंगवा करते खरीदते हैं। और ये कमाल कहां होता है मालूम है? ये कमाल कहां होता है मालूम है? ये कमाल मेरी हरियाणा की धरती से होता है। हरियाणा की धरती से बने उत्पाद आज दुनिया के बाजारों में पहुंच रहे हैं। यही है नए भारत की ताकत। साथियों, अब जब दुनिया भर से लोग भारत में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई कंपनियां खोलने आना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए हरियाणा में यहां कैसी सरकार होनी चाहिए। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार जरूरी है। हरियाणा में नौकरियों को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं जहां भी केंद्र सरकार आई और कांग्रेस को मौका मिला, जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, एक काम पक्का, करप्शन, 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 भ्रष्टाचार, 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 भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था? आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था।
दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है, तब जाके हरियाणा बचेगा। और आपका तो मुझ पर हक है, मुझे भी तो हरियाणा का कर्ज चुकाना है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं कि वो राज्य और केंद्र की ताकत क्या होती है ये जितना हरियाणा के लोग समझते हैं ना, हिंदुस्तान में और कोई उतना नहीं समझता है जितना हरियाणा वाले समझते हैं। और इसलिए हरियाणा हमेशा राज्य में वही सरकार बनाता है जिसकी दिल्ली में सरकार होती है। हरियाणा के लोगों को इसकी बराबर समझ है। साथियों, जैसी स्थिति यहां कांग्रेस ने उस समय बनाई थी, आज कर्नाटका में उनकी सरकार है। जरा देखिए, अभी तो 2 साल हुए हैं, क्या हाल करके रखा है। वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। जब इसकी जांच शुरू हुई तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी उनको एक और डंडा मारा। उन्होंने कहा कोई मदद नहीं होगी। और कल ही हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जांच के आदेश सही है और जांच होनी चाहिए। अब देखिए, 2 साल मुश्किल से हुए हैं, आदत जाती नहीं है। क्या हरियाणा में इनको ये पाप करने का ठेका दे सकते हैं क्या? हरियाणा में उनको घुसने दे सकते हैं क्या? आप ये गलती मत करना, 10 साल बाहर रहे तो सुधर गए होंगे, ये सुधर सकते ही नहीं जी, ये कभी नहीं सुधर सकते। और भाइयों बहनों, कर्नाटका में सिर्फ जमीन घोटाले का ही मामला नहीं है, वहां मेरे दलित भाई बहन ये समझिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी कर्नाटका से आते हैं, दलित समाज से हैं। कर्नाटका में दलितों के लिए जो फंड था उसमें भी कांग्रेस ने घोटाला किया। ये वहां की कांग्रेस सरकार ने, वहां के सीएम ने विधानसभा में खुद इस बात को स्वीकार किया है। अब बताइए, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां दुनिया का कोई देश, कोई भी निवेश करने वाला, कोई भी कारखाना लगाने वाला हरियाणा की धरती पर आएगा क्या? तो हरियाणा का नुकसान होगा कि नहीं होगा? हरियाणा में निवेश नहीं आएगा तो नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी? साथियों, कांग्रेस से बड़ी बेईमान
और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। ये हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जहां सत्ता में है, जरा आपके यहां आए तो उनको पूछो, भाई तुम यहां आकर के सारे सपने दिखा रहे हो, कर्नाटका में तुम्हारी सरकार है, वहां तो किसानों को लागू करो नहीं बोल रहे हो। तेलंगाना में तुम्हारी सरकार है, वहां तो लागू करो। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं। साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया, लेकिन जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है जो हरियाणा के किसान को पूरी तरह कांग्रेस को पहचान लेना जरूरी है। साथियों, भाजपा सरकार निरंतर किसान हक में बड़े फैसले ले रही है। अपनी तीसरी पारी के पहले 100 दिनों में ही हमारी सरकार ने किसानों के लिए अनेक बड़े फैसले लिए हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बासमती के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया। अभी तक बासमती के एक्सपोर्ट के लिए न्यूनतम मूल्य तय था, उस सीमा से नीचे निर्यात संभव नहीं था। इससे भारत के बजाय दूसरे देशों से लोग इंपोर्ट करते थे। अब हमने किसानों की भलाई के लिए ये सीमा भी हटा दी है और इससे ज्यादा बासमती एक्सपोर्ट हो पाएगा। इसका सीधा फायदा धान किसानों को होगा, उन्हें और ज्यादा पैसा मिलेगा। साथियों, हमने भारत के तिलहन किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। विदेश से आयात होने वाले तेल पर हमने टैक्स बढ़ा दिया है। कोशिश यही है कि भारत के किसानों के तिलहन की ज्यादा से ज्यादा खरीद हो और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ हो। तिलहन किसानों को भी इसका लाभ होगा। अब जैसे सूरजमुखी के आयात पर पहले टैक्स नहीं था, अब 20% टैक्स लगाया गया है। इससे हरियाणा के सूरजमुखी की पैदावार से जुड़े हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उनको बेहतर दाम मिलेंगे। भाजपा ये सब इसलिए कर रही है ताकि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा तिलहन उगाएं और पैसे कमाएं। और भाजपा कांग्रेस की तरह कोरी घोषणाएं नहीं कर रही है, बल्कि जमीन पर बारीक से बारीक काम कर रही है। तभी हरियाणा के किसानों को भाजपा पर भरोसा होता है। साथियों, हरियाणा के किसान हो या युवा, उनका भविष्य भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। बीते 10 साल में हरियाणा में भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे।
यहां भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में खर्ची और पर्ची को बंद किया। 8 अक्टूबर के बाद भाजपा की नई सरकार एक बार फिर नौजवानों के लिए हजारों नए अवसर बनाएगी। यहां युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार मिलेंगे। साथियों, सोनीपत, पानीपत की ये पूरी बेल्ट अवसरों से भरी है। यहां पर हो रहे विकास कार्य इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक पहचान दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने सोनीपत तक मेट्रो के विस्तार को स्वीकृति दी है। आज जिस तरह इस क्षेत्र में भाजपा ने नए हाईवे बनवाए हैं, उस मामले में तो एक क्षेत्र सबसे कनेक्टेड इलाकों में से एक बन रहा है। साथियों, हरियाणा भारत की मेडल फैक्ट्री भी है। हाल में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत के शानदार प्रदर्शन में हरियाणा के खिलाड़ियों की बड़ी भूमिका रही है। अब भारत में हम 2036 में 2036 में ओलंपिक कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका फायदा हरियाणा के नौजवानों को होगा। यहां स्पोर्ट्स का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। गांव गांव में नए खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा। आप देखिए, देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां भाजपा ने ही सोनीपत में बनवाई है। अब हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है, हर जिले में अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे। हरियाणा की बेटियां, हरियाणा के बेटे दुनिया भर में जाकर मेडल लाए, उसमें भाजपा हर तरह से उनकी मदद कर रही है। साथियों, आपके पास तो हमारे साथी मोहनलाल बड़ोली जी के रूप में हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष है। अरविंद शर्मा जी जैसे अनुभवी जनप्रतिनिधि है, जिनको इतने साल तक केंद्र में रहने का अनुभव है। इनके रहते यहां के विकास की गति और तेज होना तय है। साथियों, सोनीपत की ये धरती उन वीर जवानों की भी धरती है, जिन्होंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर दिन रात मातृभूमि की रक्षा की है। हरियाणा की वीर माताओं की हजारों संतानें आज बॉर्डर पर है। यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है, तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे
ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। याद कीजिए, 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहू बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। साथियों, बीजेपी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सही मायने में भागीदारी दी है। वंचित और पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को भाजपा ने हमेशा आगे बढ़ाया। यहां हरियाणा में देखिए, हमारे नायब सिंह सैनी जी को भाजपा ने सीएम बनाया। इतने कम समय में इन्होंने पूरे हरियाणा के लोगों के दिल में जगह बनाई है। आज यहां लोग कहते हैं कि यो नायब सैनी एक किसान मजदूर का बेटा से, इसके किवाड़ लोगा ताई 24 घंटे खुले रवे से। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की सरकारों की एक और पहचान है, कांग्रेस सरकार अस्थिरता के लिए भी जानी जाती है। बीते कुछ सालों में ही जहां जहां इनकी सरकारें बनी, वहां यही दिखने को मिला है।
कांग्रेस शासित हर राज्य में उनके मुख्यमंत्री और मंत्री झगड़ों में उलझे हुए हैं। उनको जनता की तकलीफ, उनके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में उनके सीएम और डिप्टी सीएम आपसी लड़ाई में बिजी हैं। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, वहां भी यही कहानी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जब उनकी सरकारें थी, पूरा 5 साल नंबर 1, नंबर 2 एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। इसलिए हरियाणा को भी बहुत सावधान रहना है। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर रखना भाइयों। हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां पर कांग्रेस में जिस तरह झगड़े बढ़ रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। कांग्रेस को वोट देना यानी हरियाणा की स्थिरता और विकास को दांव पर लगाना है, बर्बादी के दरवाजे खोलना है। यह स्थिरता हरियाणा में हर काम ठप कर देगी। यहां निवेश और नौकरी दोनों पर असर होगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान